मेरे ख्याल से सभी अच्छे से होंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आपका क्लास 12 और चैप्टर 3 मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, किसी भी चैप्टर को शुरू करने से पहले उसके जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उन्हें जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि छोटी छोटी ही चीज़ों से मिलकर बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं। अगर आप कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि अरे चलो ये तो फॉर्मूले वगैरह तो ऐसे ही हैं, बाद में लर्न कर लेंगे, सीधा अपने क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं। ठीक है, और यही कारण होता है कि फिर वो आगे जब किसी अपनी जॉब के लिए तैयारी करते हैं या किसी एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं, ठीक है, तो फिर वहाँ पर उन्हें वही चीज़ें फिर दोबारा पढ़नी पड़ती हैं, दोबारा फिर उन्हें टीचर वही चीज़ें पढ़ाते हैं और उनसे अच्छे खासे पैसे भी लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मेरी वीडियो में कोई भी वीडियो हो जिसमें आपको बेसिक जानकारी दूं तो उसे आप ध्यान से देखते रहिए, वो आपके बहुत ही काम आने वाली है आगे जाकर, या फिलहाल भी आपके अपने जो आप तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास की उसमें भी आपकी वो बहुत काम आएगी। उसी के बेस पर आप कुछ ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि अब तो 12th क्लास में 20 क्वेश्चन उन्होंने ऑप्शनल यानी ऑप्शनल और वन एक एक नंबर के उन्होंने कर दिए हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड ने। तो आप उन क्वेश्चन को तभी सोल्व कर पाएंगे जब आप प्रत्येक चैप्टर का बेसिक अच्छी तरीके से समझ लें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले मैट्रिक्स के बारे में कुछ जान लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो आपके पास एक रेक्टेंगुलर एरी, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर आपके पास टेबल हो जो मिलकर बनी हो किसी फंक्शन से या कॉम्प्लेक्स नंबर से या रियल नंबर से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगुलर एरी ऑफ फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड रियल नंबर इज सेड टू बी ए मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम जो मैट्रिक्स होता है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका रिप्रेजेंट करने का ही एक दूसरा तरीका ये है कि हम आपका जो ये जो साइन बना हुआ है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट का, ये मैट्रिक्स का साइन है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट की तरीके का है। तो इसे हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि ए आपका स्मॉल ए है, स्मॉल ए आई जे। ठीक है, तो जो यहाँ पर ये आई है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है इसकी रो के नंबर को, और जो आपका जे है ये रिप्रेजेंट करता है इसके कॉलम के नंबर को। ठीक है, इसी तरीके से जो आपका ये यहाँ पर ये लास्ट में लिख दिया गया है कि m क्रॉस n, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम इसमें और m को भी ध्यान रखना, m को भी ये बोलते हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितने हैं। ठीक है, और n को क्या बोलते हैं कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना, आई तो केवल रिप्रेजेंट करता है रो को, ठीक है, और जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, यानी कि कौन सा कॉलम है और कौन सी रो है। लेकिन जो एम है वो नंबर ऑफ टोटल रो कितनी है और एन नंबर ऑफ टोटल कॉलम कितने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखने की एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये जो देखिए मैंने इसमें फिर आगे ये आपको और भी इसका एक और तरीका बताया है। ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पर जो ये ए है स्मॉल ए, तो ये इसका एक एलिमेंट है, इसे हम एलिमेंट बोलते हैं कि ये आपका एक मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ये A12 भी इसका एलिमेंट है। अब देखें यहाँ पर ये इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे ये फिर आगे ए के नीचे इसमें 1 3 है, तो मैंने क्या बताया, 1 क्या है, रो को रिप्रेजेंट करेगा, और ये 3 क्या है, ये वाला, ये आपके कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि इससे मुझे पता लगता है कि जो ये एलिमेंट है ये पहली रो का कौन सा एलिमेंट है, पहली रो का ये तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, A13, ठीक है, यानी कि पहली रो और तीसरा एलिमेंट। ठीक है, इसी तरीके से हम इसे किसी भी सीरीज में इसे हम बना सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट, जो ये मेरे पास ये ऐसे ये वर्टिकल है, इन्हें हम कॉलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉलम। ठीक है, जो ये वर्टिकल है, ठीक है, ये ऐसे इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं C1 C2 C3। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, और ये जो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है ये, ठीक है, ये लाइन, ठीक है, इन्हें हम रो बोलते हैं। ठीक है, R1, और ये ऐसे ये दूसरे वाली से R2। ठीक है, ऐसे ही ये सभी लाइन हम इन्हें क्या बोलेंगे, जो ऐसे ये हॉरिजॉन्टल है इन्हें क्या बोलेंगे हम,
ठीक है, आर यानी कि रो। ठीक है, यानी कि जो वर्टिकल है उन्हें कॉलम और जो हॉरिजॉन्टल है उन्हें क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे। ठीक है। और हाँ, एक बात और, जो ये लास्ट में जिसका ऑर्डर मैंने तुम्हें बताया है, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्डर। और अगर इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें ऑर्डर की, यानी कि जो आपके पास एम और एन निकल के आएगा, ठीक है, ये आपके पास टोटल एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि उस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट होंगे, ये एम प्रोडक्ट एन उसके नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो हुई मैट्रिक्स की बात। तो अब होते हैं इसके काइंड। मैट्रिक्स के कुछ काइंड चलते हैं, क्योंकि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से हमें जान लेना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स के बारे में, कि इसके काइंड यानी कि कितने टाइप होते हैं मैट्रिक्स के, कितने तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। तो नंबर 1 है आपका रो मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स किस टाइप का होगा, मैं आपको एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। रो मैट्रिक्स यानी कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये 1 2 3। ठीक है, इस मैट्रिक्स में केवल एक ही रो है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये रो है, ये ऐसे रो को रिप्रेजेंट करेगी, ये एक ही रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं इसमें, कॉलम इसमें 3 है, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम एंड ये थर्ड कॉलम। ठीक है, जिसे C1 C2 एंड C3, लेकिन इसमें रो कितनी है, रो एक ही है, R1। ठीक है, सेम इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने इसमें तो 3 एलिमेंट ले लिए थे, लेकिन अगर मैं इसमें केवल कितने एलिमेंट ले लूँ, 2 ही एलिमेंट ले लूँ, तो तब भी ये कितनी है, इसमें एक ही रो है। ठीक है, कॉलम कितने हुए, 2। ठीक है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। ठीक है, मान लिया मैं इसमें एक एलिमेंट ले लूँ 1, अब भी इसमें कितनी रो है, अब भी इसमें 1 ही रो है। तो ये सभी एग्जाम्पल मैंने आपको किसके बताए हैं, रो मैट्रिक्स के। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपका सेकंड कॉलम, सेकंड नंबर है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब कॉलम मैट्रिक्स देखिए, जैसे रो मैट्रिक्स क्या बताया मैंने कि जिसमें एक ही कॉलम एक ही रो हो, और तो इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम हो। यानी कि जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है और इसमें मैंने 1 2 3, तो आप चेक करेंगे कि इस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम है, C1। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। लेकिन रो कितनी है, R1 फर्स्ट रो, ठीक है, R2 हो जाएगी थर्ड रो, और R3 ये, ठीक है, थर्ड इसमें रो। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक और एग्जांपल चलो मैं आपको दे देता हूँ इसी का ही। ठीक है, जैसे मान लिया मैं इसमें ये 2 एलिमेंट मैंने ले लिए हैं 2 3। ठीक है, तो अब भी इसमें कॉलम कितना है, कॉलम इसमें अब भी एक ही है। ठीक है, C1, और लेकिन रो कितनी है, रो इसमें एक R1 ये होगी और R2 ये मेरे पास हो चुकी है, यानी कि इसमें मेरे पास कितनी है, 2 रो है, लेकिन कॉलम कितना है, कॉलम एक ही है। तो ऐसे मैट्रिक्स को जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, तो हम क्या बोलेंगे, उसे उसे हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं थर्ड नंबर आपका, थर्ड नंबर है आपका नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नल और जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, जिसके सभी एलिमेंट कितने हों, जीरो हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स उसे हम बोलेंगे। मान लिया मैं बना दूं कि 0 0, ठीक है, 0 और ये आपका 0, तो ये आपका कैसा है, नल मैट्रिक्स है, जिसका ऑर्डर कितना है, 2 by 2, यानी कि इसमें 2 ही तो रो है, 2 ही इसमें कॉलम है। ठीक है, और इसी तरीके से मान लिया मैं एक एग्जांपल और दे दूं, ये एक ही एलिमेंट बना दूं, ये भी आपका नल और जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप, यानी कि सीधी सी बात है कि जिस एलिमेंट के जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो हों, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं अपनी फोर्थ नंबर पर। ठीक है, फोर्थ नंबर है आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स हम किसे कहेंगे, ये समझ लीजिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें आपके पास जो m इक्वल टू किसके हो, n के हो। मैंने भी बताया था कि m आपके पास क्या होगा, m रो को रिप्रेजेंट करेगा और n किसे रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को, कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम और रो आपस में इक्वल हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एक 0 0 4 0 लिखी थी, वो 2 by 2 का था, तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स था। तो ऐसे ही जैसे मैं इसमें बना दूं कि 1 2 3, ठीक है, 3 4 5, फिर ये मैं इसमें 0 1 2, तो आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में 3 तो कॉलम है, C1 C2 C3, और 3 इसमें रो हैं, R1 R2 और R3।
तो यानी कि इसका जो आपके पास ऑर्डर हो जाएगा वो 3/3, यानी कि m और जो n है मैंने आपको शुरू में बताए थे आपस में इक्वल हैं। तो यानी कि जिस मैट्रिक्स में कॉलम और रो के जो नंबर होंगे आपस में इक्वल होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। इसकी ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि इसमें m इक्वल टू किसके होगा, n के आपके काम आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पर। नेक्स्ट नंबर है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हम किसे बोलेंगे, ठीक है। अब एक ऐसा मैट्रिक्स या तो उसमें m ग्रेटर देन हो n से, ठीक है, या उसमें फिर n ग्रेटर देन हो m से, उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है, कैसे, मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, कैसे होगा, मान लिया ये मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, ये मेरे पास 3 4 5, तो ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें जो रो है, रो कितनी है 1 2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 1 2 3, यानी कि इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 × 2, यानी कि यहाँ पर जो m है वो ग्रेटर देन है n से। तो यानी कि क्या हुआ, ये एक आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुआ। सीधी सी बात है, जिसकी शेप रेक्टेंगल के शेप की होगी उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, और ऐसा कब संभव है, ऐसा केवल तभी संभव या पॉसिबल है जब उसमें m और n आपस में इक्वल ना हो। ठीक है, तभी ऐसा पॉसिबल है, यानी कि या तो m ग्रेटर देन हो या उसमें n ग्रेटर देन हो, तभी उसकी शेप कैसी बनेगी, रेक्टेंगुलर बनेगी। अब आते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पर। ठीक है, नंबर 6 यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है, तो यूनिट मैट्रिक्स आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, जो मैंने अभी आपको पीछे समझाया है। कैसा मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर, यानी कि जिसमें m इक्वल टू किसके होगा, n के होगा। ठीक है, और लेकिन एक कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी इसकी, कि इसमें आपके पास जो इसका मेन डायगोनल है वो 1 1 होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये 0 और ये आपका 1, तो हम जो मेन डायगोनल, तो यहाँ पर जो मेन डायगोनल है वो क्या है, इसे बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पर दो डायगोनल होते हैं, एक तो ये वाला हुआ, ठीक है, इसे फर्स्ट वाला डायगोनल बोलते हैं मेन डायगोनल, और ये आपका सेकंड वाला डायगोनल है। ठीक है, तो मेन कौन सा है, ये वाला आपका मेन है, ये वाला आपका 1 1 होना चाहिए। ठीक है, एक एग्जाम्पल से और समझ लेते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल मैंने आपको 2/2 का दिया था, अब आप समझ ले 3/3 कैसे, जैसे ये 1 0 0 और ये 0 1 0 और ये आपका 0 0 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने बताया अभी ये क्या है, मेन डायगोनल है, तो ये सभी कितने हैं 1 1 1 है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं, और आई से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो मेन डायगोनल है वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका 1 1 होना चाहिए, और बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, अब आते हैं स्टूडेंट अपने नंबर 7 पर, डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल जो मैट्रिक्स है आपका, वो भी आपका क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है स्टूडेंट। ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है, वो भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि इसमें आपके पास सेम जैसे हमने अभी आपको यूनिट मैट्रिक्स बताया है, लेकिन इसमें जो मेन डायगोनल है वो 1 को छोड़कर चाहे कुछ भी हो। ठीक है, 1 को छोड़कर चाहे कुछ भी हो, यानी कि सारे 2 2 हो जाएं, ठीक है, या सारे 3 3 हो जाएं, या सारे अलग अलग भी हो जाएं, ठीक है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और तो ऐसा जो मैट्रिक्स है वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको, कि ये जो आपके पास है डायगोनल जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें मान लिया ऐसे है मेरे पास 3 2 1, ठीक है, ये आपके पास 0 0 0 0 0। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है, यानी कि जो आपका ये मेन डायगोनल है ये बस आपका 1 1 1 ना हो। ठीक है, अगर ये 1 1 हो गया फिर ये क्या बन जाएगा, फिर तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आते हैं अपने लास्ट वाले पॉइंट पर। लास्ट वाला पॉइंट है हमारा स्केलर मैट्रिक्स।
तो ये भी आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही है स्टूडेंट। कैसा मैट्रिक्स है? स्क्वायर, यानी कि जो मैंने आपको भी लास्ट वाले 3 बताए हैं, तीनों ही क्या हैं? तीनों ही आपके स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, यानी कि ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। तो और कंडीशन आपको मैंने पहले बता चुका हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स की क्या होगी? m इक्वल टू n। ठीक है, और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आज जैसे मैंने रेक्टेंगुलर में आपको बताया था कि या तो n ग्रेटर देन होगा या m ग्रेटर देन होगा। एक और कंडीशन हम मान सकते हैं इसकी कि m नॉट इक्वल टू n, क्योंकि तब भी ये भी तभी पॉसिबल होगा जब या तो m ग्रेटर हो या n, यानी कि आपस में दोनों इक्वल ना हो। तो यानी कि ये भी एक इसकी कंडीशन हम लिख सकते हैं रेक्टेंगल वाले मैट्रिक्स की। ठीक है स्टूडेंट, तो अपने टॉपिक पर आते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या है? स्केलर मैट्रिक्स तुम्हारा ये डायगोनल मैट्रिक्स की ही एक फॉर्मेट है। ठीक है, यानी कि डायगोनल से ही स्केलर बना हुआ है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या रख दी गई कि अगर आपके पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डायगोनल सभी सेम हो, बस वो केवल 1 1 ना हो, क्योंकि अगर वो 1 1 हो गए फिर क्या बन जाएगा? फिर तो वो यूनिट हो जाएगा। तो सभी सेम हो, यानी कि कितने हो? सभी मान लिया तो 2 2 हो, 3 3 हो, 4 4 हो, सभी सेम हो, तो आपका क्या हो जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे मैं इसमें कितना कर दूं? 3, ठीक है, 3 3, ठीक है, 0 0 0 और 0 और ये 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो इसका डायगोनल है वो डायगोनल कैसा है? सभी सेम है, बाकी एलिमेंट इसके 0 हैं। तो ऐसा जो आपका मैट्रिक्स होगा वो क्या बोला जाएगा? स्केलर मैट्रिक्स बोला जाएगा। और ये डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, बस डायगोनल मैट्रिक्स में तो आपका जो डायगोनल है वो कुछ भी हो सकता है, 1 को छोड़कर अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सभी सेम होने चाहिए, केवल 1 नहीं होने चाहिए, इसका जो मेन डायगोनल है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी स्टूडेंट्स, आपके जो मैट्रिक्स के जो टाइप थे वो मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा दी हैं। ठीक है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था, क्योंकि किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आप उसके कुछ बेसिक चीज़ें जान लें तो वो टॉपिक फिर आप ज़िंदगी में कभी भी उसे भूलेंगे नहीं, और आप उसे अच्छी तरीके से अ, समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसी के साथ ही जय हिंद। फिर मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।